हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतेश राठौर। आज हम करेंगे परिसीमा अधिनियम 1963, दी लिमिटेशन एक्ट 1963। ये लिमिटेशन एक्ट बनाया क्यों गया था? ये इसलिए बनाया गया था कि कोई केस है, जैसे कोई केस आज हुआ तो हम उसे कितने टाइम पीरियड के अंदर कोर्ट में हम फाइल कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड ये लिमिटेशन एक्ट बताता है, ये इसीलिए ही बनाया गया था। अब हम देखते हैं इसे आगे। ये परिसीमा अधिनियम 1963 इसे कहेंगे, और इसका एक्ट नंबर है 36 मतलब 1963 का जो एक्ट बने से उन एक्टों में ये 36 नंबर का एक्ट था। ये बन के तैयार हुआ था 5 अक्टूबर 1963 को, और ये लागू हुआ है, जो इंडिया में लागू हुआ है ये हुआ है 1 जनवरी 1964 को ये लागू हो गया था। अब इसे आगे देखते हैं। इसमें जो पार्ट दे रखे हैं ये पार्टों में दे रखा है, इसमें चैप्टर नहीं है। इसमें पार्ट 5 दे रखे हैं और सेक्शन है 32। इसमें से काफ़ी सेक्शन रिपील हैं तो ये ज़्यादा नहीं पढ़ना, 27 तक ही हमें ये पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। जो पहला पार्ट दे रखा है सेक्शन 1 से लेके 2 तक, इसमें 2 सेक्शन दे रखे हैं। जो पार्ट 2 है उसमें सेक्शन दे रखे हैं 3 से 11 तक। जो पार्ट 3 है इसमें सेक्शन दे रखे हैं 12 से 24 तक, और पार्ट 4 है उसमें दे रखे हैं सेक्शन 25 से 27 तक। और एक इसमें शेड्यूल दे रखा है जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है ये बनाया क्यों गया था, तो ये बता रहा वादों और अन्य कार्रवाइयों की परिसीमा और तत्समय प्रयोजनों से संबंधित विधि का समेकन करने के लिए, संशोधन करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, अब हम आगे इसे देखते हैं। इसका पार्ट आ जाता है फर्स्ट क्या कहता है? प्रारंभ बताता है। ये इसमें सेक्शन 1 और 2 दे रखे हैं, इसमें 2 ही सेक्शन है पार्ट फर्स्ट में। अब हम इसे आगे देखते हैं। पहला सेक्शन बताता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो ये इसमें पहला क्लॉज कह रहा है कि यह अधिनियम परिसीमा अधिनियम 1963 कहा जाएगा। ठीक है, अब इसका क्लॉज 2 बताता है कि इसका विस्तार कहाँ है। तो अब ये जो 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत पर लागू है, जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत पर लागू है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब ये कहता है इसका क्लॉज 3 कि यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो ये कह रहा है कि ये कब से लागू होगा? ये जब से लागू होगा जब से केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बताए, उस दिन से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दे रखी हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये काफ़ी पूछी भी जाती हैं। तो ये कह रहा है इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, मतलब इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, तो इसमें डेफिनेशन बताइए कि कौन कौन सी डेफिनेशन इसमें है। तो इसे हम देखते हैं। तो पहली डेफिनेशन है आवेदक। एक मिनट, पहली डेफिनेशन में है आवेदक कि आवेदक कौन है। एक मिनट, तो पहली डेफिनेशन आती है आवेदक मतलब एप्लीकेंट कौन है, कौन एप्लीकेंट है। तो इसमें बता रहा है कि अर्जीदार है, वह व्यक्ति है जिससे या जिसके माध्यम से आवेदन करने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है। तो कौन कौन है? अर्जीदार है, या कोई व्यक्ति है जो आवेदन करने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है, वो आता है इसमें। और थर्ड पॉइंट में बता रहा है कि वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव आवेदन द्वारा निष्पादन या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है, वो भी इसमें आते हैं, आवेदक के रूप में माने जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब इसका 2 का बी बताता है कि 2 का बी बता रहा है कि एप्लीकेशन क्या है।
ठीक है। एप्लीकेशन में क्या आता है, आवेदन में, तो ये कह रहा है कि आवेदन में पिटिशन्स भी आते हैं। तो ये बता रहा है आवेदक के अंतर्गत अर्जी आती है, मतलब पिटिशन आती है। अब आ जाते हैं हम क्लॉज 2 के सी में। तो क्लॉज 2 के सी में क्या कह रहा है, क्लॉज 2 के सी में कह रहा है विनिमय पत्र के अंतर्गत हुंडी और चेक आते हैं। तो ये कह रहा है जो बिल ऑफ एक्सचेंज हैं उनके अंतर्गत जो हुंडी और चेक हैं वो भी इसमें माने गए हैं। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में। अब हम चलते हैं आगे। आगे आ जाता है बॉन्ड के, बॉन्ड क्या है। तो 2 का डी बता रहा है बॉन्ड के बारे में। बंध पत्र क्या है, तो ये कह रहा है बंध पत्र के अंतर्गत ऐसी कोई लिखित आती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को धन देने के लिए अपने को इस शर्त पर बाध्यता के अधीन कर लेता है कि यदि कोई विनिर्दिष्ट कार्य किया जाए या ना किया जाए, जैसी भी स्थिति हो, तो वह माध्यम शून्य हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि बॉन्ड क्या है, तो कह रहा है बॉन्ड ऐसी कोई लिखित जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को धन देने के लिए अपने आप को बाध्यता के अधीन रखता है, जो लिखकर किसी बाध्यता के अधीन रखता है अपने आप को कि मैं ये पैसे दूंगा या ये करूंगा, तो वो क्या है, वो बॉन्ड है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे कह रहा है 2 के ई में बताता है प्रतिवादी के अंतर्गत कौन आता है। तो ये कह रहा है जो डिफेंडेंट है उनके अंतर्गत कौन आता है। तो पहला बताता है वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी यह दायित्व व्युत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके। तो वो कौन है, वो प्रतिवादी है। ठीक है। अब इसमें आ रहा है बी, जो ई है 2 का ई है उसका क्लॉज बी बता रहा है वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व प्रतिवाद द्वारा निष्पादन, प्रशासन या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया गया है। तो वो भी कौन है, वो भी डिपेंडेंट माने जाएंगे। तो सीधी बात ये है जिस पे केस लाया जाए वो कौन है, वो डिपेंडेंट है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे बताता है 2 का एफ बता रहा ईजमेंट क्या है, सुकाचार। तो किसी चीज़ का हम ऐसा उपयोग कर रहे हैं जैसे कि हमारे घर के सामने रास्ता होता है या किसी के यहाँ पेड़ होता है तो हम उसकी छाएं ले रहे हैं, या कहीं धूप आती है तो हम धूप ले रहे हैं, तो वो सुकाचार में आते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब हम चल रहे हैं, हाँ, तो सुकाचार इसे एक बार पढ़ लेते हैं। सुकाचार के अंतर्गत आता है संविदा से उद्भूत न होने वाला ऐसा अधिकार जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य की मृदा के किसी भाग को या किसी अन्य की भूमि में उगी हुई या उससे संलग्न या उस पर आश्रित किसी चीज़ को हटाने और अपने लाभ के लिए विनियोग करने का हकदार होता है। मतलब कोई चीज़ है जिसको हम उपयोग कर रहे हैं किसी दूसरे की, पर हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या ईजमेंट राइट है। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है, आगे आ जाते हैं हम 2 के जी पर। 2G में बता रहा है फॉरेन कंट्री क्या है। तो जो कह रहा है कि जो इंडिया से भिन्न है, जो भारत से भिन्न कोई देश है, तो वो क्या है, वो फॉरेन कंट्री है। अब आ जाते हैं हम 2 के एच पर। 2 के एच कह रहा है सद्भाव मतलब गुड फेथ में क्या हुआ, क्या कब समझा जाएगा। तो ये कह रहा है कोई भी बात जो सम्यक सतर्कता और ध्यान से नहीं की गई है, सद्भावनापूर्वक की गई नहीं समझी जाएगी। तो ये निगेटिव डेफिनेशन दे रहा है, तो हम इसे पॉजिटिव करके पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कोई भी बात जो सम्यक सतर्कता और ध्यान से की जाए तो हम उसे क्या मानेंगे, तो हम उसे सद्भावनापूर्वक की हुई मानेंगे। तो ये सीधा सिंपल है, जो कार्य ड्यू केयर अटेंडेंस से किया जाता है तो वो क्या माना जाएगा, सद्भाव से माना जाएगा, गुड फेथ माना जाएगा। अब हम चलते हैं आगे आ जाते हैं। आगे इसकी डेफिनेशन आ रही है 2 के एल में प्लेंटिफ क्या है। ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो केस करता है वो प्लेंटिफ है। ठीक है। प्लेंट करेगा वो कौन होगा, प्लेंटिफ होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये बताता है 2 का जी। ये बहुत पूछा जाता है 2 के जे में क्या है। तो ये बताता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो इसमें 2 बताए गए हैं, पहले बता रहा है पीरियड ऑफ लिमिटेशन और दूसरा बताता है इसी में ही
प्रेस्क्राइब पीरियड, तो हम इसे दोनों को पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है परिसीमा काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है जो किसी एक मिनट, तो ये बताता है परिसीमा काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है जो किसी बाद अपील या आवेदन, बाद अपील मतलब सूट, अपील और एप्लीकेशन के लिए अनुसूची द्वारा विहित है। ठीक है, तो ये बता रहा परिसीमा काल क्या है कि परिसीमा काल वह परिसीमा काल माना जाएगा जो अपील के लिए, एप्लीकेशन के लिए या सूट के लिए जो अनुसूची, जो शेड्यूल दिया गया है इसी एक्ट में, उसमें जो टाइम पीरियड बताया गया है वो परिसीमा काल बताया जाएगा। अब इसमें बता रहा है विहित, तो इसमें बता रहा है कि प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या है, तो ये बता रहा है वह परिसीमा काल जो उस उपबंध के अनुसार संगठित परिसीमा काल हो। जैसे कि इसमें एक्ट में कोई टाइम उसमें काट दिया गया या एक्सक्लूड कर दिया गया कोई टाइम, या जो भी संगणना विहित काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रबंधों के अनुसार संगठित परिसीमा काल हो, तो उसे क्या माना जाएगा, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड माना जाएगा। सीधा बस इतना है। ये बता रहा है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। हम आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं। अब ये बता रहा है, आगे बता रहा है 2 के में बता रहा है प्रोमेजरी नोट क्या है। प्रोमेजरी नोट क्या है, तो ये बताता है वचन पत्र के बारे में। तो ये कह रहा है जैसे हम किसी को लिख के कोई नोट देते हैं कि हम ये काम कर देंगे, तो वो क्या है, प्रॉमिस कर रहे हैं और लिख के कर रहे हैं, तो हम वो माना जाएगा प्रोमेजरी नोट। ठीक है, तो हम इसे अंदर पढ़ लेते हैं। अंदर कह रहा है वचन पत्र से ऐसी लिखित अभिप्रेत हैं, वचन पत्र से ऐसी लिखित अभिप्रेत हैं जिसके द्वारा उसका रचयिता किसी अन्य को धन की कोई विनिर्दिष्ट राशि उसमें परिसीमित समय पर या मांग की जाने पर या दर्शन पर देने के लिए अत्यधिक वचनबद्ध होता है। तो ये कह रहा है कि प्रोमेजरी नोट क्या है कि किसी व्यक्ति को हम लिख के दे रहे हैं और प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम ये वाला धन या ये चीज़ हम आपको इस टाइम पे दे देंगे या आपके मांगने पर दे देंगे, तो ये क्या है, ये वचन पत्र माना जाएगा। ठीक है, वो नोट क्या माना जाएगा, वो नोट प्रोमेजरी नोट माना जाएगा। अब आ जाते हैं हम आगे। 2 का एल बता रहा है, 2 का एल बता रहा है सूट के बारे में कि सूट क्या है। तो ये सीधा ये कह रहा है जो हम केस करते हैं वो वादी जो बाद लाता है उसे हम सूट कहते हैं। तब ये कह रहा है या नेगेटिव में दी गई कि सूट के अंतर्गत अपील और आवेदन नहीं आते, जो एप्लीकेशन और अपील नहीं आएंगे सूट के अंतर्गत। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे बता रहा है 2 के एम में टॉट के बारे में बता रहा है, अपकृत के बारे में। 2 के एम में टॉट के बारे में बता रहा है, तो ये कह रहा है अपकृत से ऐसा सिविल दोष अभिप्रेत है। तो ये कह रहा है टॉट के अंतर्गत कह रहा है ऐसा सिविल दोष जो केवल संविदा भंग है, न्यास भंग नहीं है, तो वो क्या है, वो टॉट है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे आ जाते हैं हम न्यासी ट्रस्टी क्या है। तो कोई जैसे ट्रस्ट वेस्ट बना होता है उसमें जो ट्रस्टी होता है वही एक ट्रस्टी है, बस इस सिंपल सी बात है, इसे अब इतना ज़्यादा डिफाइन करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। न्यासी के अंतर्गत बेनामीदार बंधक की तुष्टि हो जाने के पश्चात कब्जे में बना रहने वाला बंधकदार या हक के बिना सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति नहीं आता है। तो ये नेगेटिव में डेफिनेशन दे रखी है। तो सीधी बात ये है जो ट्रस्ट वगैरह बने होते हैं उस पर जो ट्रस्टी होते हैं वही व्यक्तियों के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। अब आ जाता है पार्ट 2। तो जो पार्ट 2 है वो सूट पर भी लागू होगा, सूट अपील और एप्लीकेशन की लिमिटेशन बताएगा। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं। तो ये इसका पहला सेक्शन है थर्ड सेक्शन। पहला सेक्शन कहता है परिसीमा द्वारा वर्जन। ठीक है, तो ये कह रहा है बार ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, परिसीमा द्वारा वर्जन। तो हम पहला पढ़ते हैं, पहला क्लॉज क्या कह रहा है। तो पहला कह रहा है धारा 4 से 24 तक, जो धारा 4 से 24 तक जिसमें 4 और 24 भी जो सेक्शन है वो भी इंक्लूड है। ठीक है, धारा 4 से 24
24 तक इनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं आती हैं। अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्ययन यह भी कि विहित काल के पश्चात हर संसिद्ध बाद की गई अपीलें और किया गया आवेदन, क्या अपील इसमें बता रहा है बाद, ठीक है, सूट, अपील और आवेदन खारिज कर दिया जाएगा यद्यपि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात न उठाई गई हो। तो ये सीधा सीधा ये कह रहा है कि कोई टाइम पीरियड है, उसके टाइम पीरियड के निकल जाने पर, अगर इतने जो नीचे टाइम पीरियड दे रखा है वो निकल जाने पर अगर कोई केस किया जाता है तो क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्लॉज 2 पर। तो इसका क्लॉज 2 कह रहा है इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह है कि, अब ए में ये पूछ रहा है यह है कि, पहला 2 का ए बताता है बाद संसिद्ध, तो कब माना जाएगा, केस फाइल कर दिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है मामूली दशा में तब होती है जब वादपत्र उचित ऑफिसर की समक्ष उपस्थित किया जाता है। तो सीधी सी बात है, कब माना जाएगा, जब ये कह रहा है कि जब हम प्रॉपर ऑफिसर के सामने हम प्रेजेंट कर दिया जाए, तो उस टाइम मान लेंगे कि केस फाइल हो गया है, बात संसिद्ध कर दिया गया है। ठीक है, अब आ जाता है ये 2, इसका 2 क्या कह रहा है, तो जो पॉपर है, तो ये पॉपर के लिए जो अंकेचन की दशा में तब होती है जब अंकेचन के तौर पर बाल लाने की इजाज़त के लिए उसके बाद आवेदन किया जाता है तथा, हाँ, तो ये कह रहा है कोई अंकेचन है, ठीक है, प्रॉपर है, जो पुअर होते हैं, अगर वो कोर्ट में इजाज़त लेने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं कि सर मैं ये कोर्ट फीस नहीं जमा कर सकता और इसलिए मैं प्रॉपर की एप्लीकेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, जो प्रॉपर की एप्लीकेशन लगाते हैं और बाद लाने की इजाज़त, अब उन्हें इजाज़त मिल जाती है, बाद लाने की इजाज़त के लिए उसके द्वारा आवेदन किया जाता है, तो मान लिया जाएगा कि अब केस फाइल हो गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। थर्ड कह रहा है, थर्ड बता रहा है, से पढ़ते हैं, उस कंपनी के विरुद्ध दावे की दशा में जिसका न्यायालय द्वारा परिसमापन किया जा रहा हो। अब कोई कंपनी है जिसका परिसमापन किया जा रहा है न्यायालय द्वारा, तो तब होता है जब दावेदार के दावे का परिधान, जब दावेदार के दावे का परिधान शासकीय समापक को पहली बार कारित किया जाता है। तो ये सिंपल सा ये कह रहा है कि अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर को जब केस भेजा जाता है, तभी पहली बार भेजा जाता है कंपनी द्वारा, तो तभी मान लिया जाता है कि ये केस बाद संसिद्ध हो गया है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इससे 2 का बी पे आ जाते हैं। ठीक है, 2 का बी बता रहा है, 2 के बी में है, एक मिनट, मुजरा का प्रतिदावे के तौर का दावा एक पृथक बाद माना जाएगा और यह समझा जाए कि ऐसा दावा, तो ये इसमें बता रहा है सेटअप के बारे में बता रहा है और काउंटर क्लेम के बारे में बता रहा है। तो पहला जो इसका बी का पहला है वो ये बता रहा है कि सेटअप, तो ये कह रहा है सेट ऑफ में तब, तो ये कह रहा है मुजरे की दशा में उसी तारीख को जिसको वह बात संसिद्ध किया गया हो जिसमें मुजरे का आवेदन किया गया है। ठीक है, तो ये मुजरे के बारे में, तो ये मुझे कह रहा है सेट ऑफ में तब माना जाएगा जब सूट कर दिया गया है, जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट के हुआ है उसी दिन मान लेंगे कि मुजरे का दावा भी हो गया है। ठीक है, मुजरे का आवेदन किया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड पे। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड बताता है प्रतिदावे के बारे में। तो ये कह रहा है काउंटर क्लेम कब माना जाएगा, तो कह रहा है प्रतिदावे की दशा में उस तारीख को जिसको न्यायालय में प्रतिदावा किया गया हो संसिद्ध किया गया समझा जाएगा। तो ये कब संसिद्ध किया हुआ समझा जाएगा, कि जब माना जाएगा जब काउंटर क्लेम, तब माना जाएगा जब उसने काउंटर क्लेम का केस किया हो, जिस दिन केस करेगा उसी दिन मानेंगे। ऊपर वाला ये कह रहा है जिस दिन सूट फाइल किया गया था उसी दिन मानेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नीचे। अब ये सी वाला ये कह रहा है उच्च
उच्च न्यायालय में प्रस्ताव की सूचना द्वारा आवेदन तब होता है। अब जो उच्च न्यायालय है उसमें प्रस्ताव के लिए कोई नोटिस देना है तो वो तब माना जाएगा जब आवेदक उस न्यायालय के उस न्यायालय का जिसमें करना है उस न्यायालय के उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया जाए, तब मान लिया जाएगा कि अब बात संसिद्ध हो गया है, सूचना दे दी गई है, ये मान लिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे आ जाता है सेक्शन 4। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है सेक्शन 4, एक्सपायर ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इन क्लोज्ड। तो ये कह रहा है विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो, तो कब होगा? तो ये कह रहा है जहाँ की किसी बात अपील, तो ये कह रहा है जहाँ की किसी सूट के लिए, अपील के लिए, आवेदन के लिए, ये ध्यान रखने वाली बात है कि किस किस पे हो रहा है, सूट पे हो रहा है, अपील पे हो रहा है, आवेदन पे हो रहा है, तो किस किस पे हो रहा है, ये हर एक सेक्शन में याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो ये कह रहा है जहाँ की किसी अपील या आवेदन के लिए विहित काल का अवसान किसी ऐसे दिन होता है। अब जो कोई हमें केस करना था या सूट फाइल करना था, अपील फाइल करनी थी या एप्लीकेशन लगानी थी, उस दिन क्या हुआ, जो उसका लास्ट दिन था टाइम पीरियड का, वो लास्ट दिन न्यायालय बंद है, तो हम कब करेंगे? तो ये कह रहा है तो उसके नेक्स्ट दिन कर देंगे, सीधी सी सिंपल बात ये है। तो कब करेंगे? जब अगर न्यायालय खुलेगा उस दिन कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे आ जाता है सेक्शन 5। ये काफ़ी पूछा जाता है, ये सारे सेक्शन इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये कह रहा है विहित काल का कतिपय दशाओं में निस्तारण। तो ये कह रहा है एक्सटेंशंस ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केस। तो ये कह रहा है विहित काल का कतिपय दशाओं का विस्तारण। इसमें देखते हैं आगे। तो ये कह रहा है कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, तो इसमें कोई क्या बताया गया है? कोई अपील और कोई एप्लीकेशन। ठीक है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के ऑर्डर 21 के प्रबंधों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो। मतलब ये कह रहा है जो ऑर्डर 21 है उसमें नहीं आनी चाहिए कोई एप्लीकेशन, कोई अपील, उस ऑर्डर से भिन्न हो विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो अगर वो ख़त्म हो गया हो तब भी उसे कोर्ट में फाइल किया जा सकेगा, पर कब? तो ये कह रहा है यदि अपीलार्थी या आवेदक, जो अपीलार्थी है या आवेदक है, न्यायालय को यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए कोई पर्याप्त आधार था। मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कोई लीगल रीजन है कि मैंने उस दिन इस वजह से नहीं सर कोर्ट में केस फाइल या अपील या आवेदन नहीं कर पाया, ये तो न्यायालय क्या करेगा? उसके बाद भी लिमिट, अगर केस फाइल करने की लिमिट ख़त्म हो गई है, अगर अपील और एप्लीकेशन करने की टाइम लिमिट ख़त्म हो गई है, फिर भी वो ले लेगा अगर वो वैलिड रीजन बता दे कि मैंने सर इस वजह से नहीं कर पाया। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे आते हैं हम सेक्शन 6। तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछता है सेक्शन 6। ये बताता है विधिक नियोक्ता। तो ये कहता है लीगल डिसेबिलिटी। तो इसमें पहला, ठीक है, तो पहला ये कह रहा है, इसका पहला क्लॉज कह रहा है जहाँ की कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बाद संसिद्ध करने का या किसी डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का हक हो, उस समय जब में विहित काल की संगणना की जानी है, अप्राप्त वय या पागल या जड़ हो, वहाँ उस नियोक्ता का अंत होने के पश्चात वह उतने ही काल के भीतर बाद संसिद्ध या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा अनुसूची के तीसरे स्तंभ में तदर्थित विनिश्चित समय से अनुज्ञात होता है। तो ये पहला क्लॉज इसका ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसे केस फाइल करना था, ठीक है, अब वे केस फाइल नहीं कर पाया, जब उसे केस फाइल करना था तब वो माइनर था या इंसेंट था या इडियट था। ठीक है, ये दे भी रखा है, कहाँ है, एक मिनट, हाँ, तो ये कह रहा है माइनर था या इंसेंट था या इडियट था। तो ये कह रहा है, तो फिर क्या कर सके? तो ये कह रहा है कि ये इसकी नियोक्ता जो लीगल डिसेबिलिटी जब ख़त्म हो जाएगी ना,
तब वो केस फाइल करता है। तो जो माइनर है वो मेजर हो जाएगा तब कर देगा, ठीक है। इंसेंस है वो अगर सही हो जाएगा तब कर देगा, इडियट है वो सही हो जाएगा तब वो केस फाइल करेगा। और उसका टाइम पीरियड कब स्टार्ट होगा, जब वो सही हो जाएंगे तब, जो इनकी डिसेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी तब, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 2 पर। इसका 2 क्या कहता है, तो ये 2 ये कह रहा है, क्लॉज 2 कह रहा है जहाँ की ऐसा व्यक्ति उस समय जब से विहित काल की गणना की जानी है। अब किसी केस फाइल की या केस की, अपील की, किसी की जो संगणना है वो की जानी है, यदि 2 नियोक्ताओं से ग्रस्त हो अथवा जहाँ की वह अपनी नियोक्ता का अंत होने के पूर्व किसी दूसरी नियोक्ता से ग्रस्त हो जाए, वहाँ वह दोनों नियोक्ताओं के अंत होने के पश्चात उतने ही काल के भीतर बाद संसद या आवेदन कर सकेगा जितना अन्यथा ऐसे बिना समय से अनुज्ञात हो। तो ये क्लॉज 2 ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसे केस फाइल करना था या अपील करनी थी, ये उस टाइम जब उसका टाइम लिमिट शुरू होने वाला था तभी क्या हुआ, वो एक नियोक्ता से ग्रस्त हो गया, मतलब एक डिसेबिलिटी से ग्रस्त हो गया। और उसी टाइम क्या, जब तक वो दूसरी डिसेबिलिटी ख़त्म होने वाली थी तब तक वो दूसरी डिसेबिलिटी से ग्रस्त हो गया। जैसे एक व्यक्ति था, ए था, उसे केस फाइल उसका आज कल से केस फाइल करना था, हुआ क्या, आज वो तबीयत उसकी ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। अब उसको तबीयत ख़राब हो गई, अब हुआ क्या, वो तबीयत ख़राब होते होते और जैसे ही उसकी तबीयत ख़राब हुई और जो फिर वो क्या हुआ, वो पागल हो गया। पागल तो 2 नियोक्ता हो गई, तो ये भी दोनों नियोक्ता जो डिसेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद वो केस फाइल कर सकेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है जब किसी व्यक्ति पर 2 डिसेबिलिटी जैसे माइनर भी है और इंसेंस, तब वो मेजर हो जाता है, फिर जो इंसेंस है वो डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तब वो क्या होगा, दोनों डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएंगी तब वो क्या करेगा, केस फाइल कर सकेगा। और तभी से उसका टाइम पीरियड शुरू होगा, जो टाइम रनिंग करेगा केस फाइल करने का, तो वो दोनों डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद ही करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 3 पर। 3 क्या कह रहा है, इसका 3 कह रहा है जहाँ की नियोक्ता उस व्यक्ति की मृत्यु तक बनी रहती है, वहाँ उसका विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उतने ही काल के भीतर बाद संसद या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा ऐसे बिना समय से अनुज्ञात हो। तो अब ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ LR की बात करी गई है, तो ये कह रहा है 3 जिसको केस करना था उसकी डेथ हो गई। अब पता चला उसका टाइम, जो केस फाइल करने का टाइम रनिंग था वो परसों से था, हुआ क्या, वो उसकी डेथ हो गई कल ही, ठीक है। अब उसकी डेथ हो गई तो अब क्या होगा, तो अब क्या टाइम रन करेगा, तो कह रहा नहीं, तो क्या कह रहा है जिसका केस करना था उसकी डेथ हो गई। अब जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब वो क्या हुआ, वो उसकी डेथ होगी, उसकी डेथ की सुन के जो उसका LR था उसकी भी, वो भी पागल हो गया। तो अब तो ये कह रहा है अब क्या होगा, अगर उसको भी कोई डिसेबिलिटी हो जाती जो LR है, तो तब केस टाइम पीरियड तब शुरू होगा जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब वो सही हो जाएगा, तब से उसका जो केस फाइल करने का टाइम है तब से ही रन करेगा, ठीक है, जब वो LR सही हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे। इसका 4 कह रहा है जहाँ की उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट विधिक प्रतिनिधि जिस व्यक्ति का वह प्रतिनिधित्व करता है उसकी मृत्यु की तारीख को ऐसी किसी नियोक्ता से ग्रस्त हो, वहाँ धारा 1 और 2 में अंतरिक्ष नियम लागू होंगे। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा। अब आ जाते हैं हम 5 में। 5 कह रहा है जहाँ की नियोक्ता के अधीन कोई व्यक्ति नियोक्ता का अंत हो जाने के पश्चात किंतु उस काल के भीतर जो उसके लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञात है मर जाए, वहाँ उसका विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उसी काल के भीतर बाद संसित या आवेदन कर सकेगा जितना उस व्यक्ति को अन्यथा उपबंधित होता यदि उसकी मृत्यु न हुई होती, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति था जिसे केस फाइल करना था, हुआ क्या, उसकी जब टाइम रनिंग शुरू होने वाली थी तब वो डिसेबल हो गया, डिसेबल होने के बाद कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। तो अब जो LR आएंगे उसे जब टाइम रन करेगा तो उससे कितना, जो LR आएंगे उसे कितना टाइम मिलेगा। तो ये कह रहा है जो केस फाइल करने के लिए जो व्यक्ति था जिसे केस फाइल करना था जिसकी डेथ हो गई, वो उसे टाइम मिलता उतना ही LR को मिलेगा, ठीक है। तो LR केस कर सकेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम
नीचे। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 7 पर। 7 क्या कह रहा है? सेक्शन 7 कह रहा है, तो ये कह रहा है सेक्शन 7 कई व्यक्तियों में से एक की नियोक्ता। ये कह रहा है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सर्वल पर्सन। तो ये कह रहा है कई व्यक्तियों में से एक की नियोक्ता, सेवरल पर्सन। तो ये कह रहा है जहाँ की वह संचित करने, जहाँ के बाद संचित करने, अब जो कोई केस है उसको फाइल करना था, करने या डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के लिए, ठीक है, या डिग्री के निष्पादन करने के लिए कोई एप्लीकेशन लगानी थी, ठीक है। संयुक्त हकदार व्यक्तियों में से, अब कोई तीन चार व्यक्ति थे, संयुक्त हकदार थे वो लोग, ठीक है। तो कह रहा व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा किसी नियोक्ता के अधीन हो और उस व्यक्ति की सहमति के बिना अनुमोदन दिया जा सकता हो। एक मिनट कहाँ चला गया? हाँ, हकदार व्यक्तियों में से कोई एक ऐसी किसी नियोक्ता के अधीन हो और उस व्यक्ति की सहमति के बिना अनुमोदन दिया जा सकता हो, वहाँ उन सबके विरुद्ध समय का चलना आरंभ हो जाएगा। किंतु जहाँ के ऐसा अनुमोदन न दिया जा सकता हो, वहाँ उनमें से किसी के भी विरुद्ध तब तक समय का चलना प्रारंभ न होगा जब तक उनमें से कोई एक अन्यों के सहमति के बिना ऐसा अनुमोदन देने के लिए समय न हो जाए या उस नियोक्ता का अंत न हो जाए। तो ये कह रहा है कि जहाँ कोई ABC 3 लोग हैं, 3 लोगों के क्या संयुक्त हैं, ठीक है, कई व्यक्तियों में से एक की नियोक्ता। तो ये कह रहा है जहाँ की बाद सूट फाइल करना है या डिग्री का निष्पादन करना है, इस निष्पादन के लिए एप्लीकेशन लगानी है, और वो ABC संयुक्त मतलब साथ में संयुक्त हकदार हैं। तो अब उसमें से क्या हुआ? बी क्या हो गया? बी को कोई डिसेबिलिटी हो गई। तो अब ये कह रहा है बी को डिसेबिलिटी होगी तो क्या करेंगे? तो ये कह रहा है कि अगर बी को निकाल के अगर वे दोनों केस फाइल किए जा सकता होगा तो कर देंगे, तो उनका टाइम चलना प्रारंभ हो जाएगा। जो डिसेबल नहीं है और जो डिसेबल है उसका टाइम चलना प्रारंभ नहीं होगा। अगर सब तीनों को साथ ही केस फाइल करना होगा, तीनों को साथ, अगर कोर्ट ने कह रहा है कि नहीं तीनों का साथ ही केस फाइल करना चाहिए, तो फिर क्या होगा? तीनों का फिर वो जो बी है वो उस जो डिसेबिलिटी है उससे जब उसका ठीक हो जाएगा वो, तो तब तीनों साथ ही केस फाइल करेंगे। तो ये कह रहा है, ठीक है, समझ आया? एक बार और देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि कोई संयुक्त हकदार हैं जो केस फाइल कर सकते हैं या डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन लगा सकते हैं। और उसमें से क्या हुआ? एक हो गया डिसेबल। तो अब क्या कह रहा है? ए डिसेबल हो गए तो बी और सी केस फाइल कर सकते हैं अगर, और न्यायालय को लगता है कि नहीं, तो अगर मतलब ए डिसेबल हो गया तो बी और सी केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ए के लिए क्या होगा? टाइम रनिंग नहीं होगा जो केस फाइल करने का है, ठीक है, और उन लोगों का टाइम शुरू हो जाएगा कि आप लिमिटेशन आपका शुरू हो गया, आप केस फाइल कर सकते हैं, और उसका जब तक वो सही नहीं हो जाता तब तक उसका टाइम पीरियड शुरू नहीं होगा। अब क्या होता है? नहीं, अब केस कोर्ट को लगता है कि नहीं तीनों को साथ ही केस फाइल करना चाहिए, ठीक है, अगर इस शेड्यूल में दे रखा है या, ठीक है। तो ये कहता है कि नहीं तीनों को केस फाइल करना चाहिए। तो फिर क्या होगा? तीनों के लिए टाइम रुक जाएगा और वो डिसेबल व्यक्ति है वो सही हो जाएगा, तब वो तीनों का टाइम पर चलना प्रारंभ होगा। ये सिर्फ इतना कहता है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे आते हैं सेक्शन 8 पर। सेक्शन 8 कह रहा है स्पेशल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कह रहा है विशेष अपवाद। तो ये कह रहा है जो 8 है ना, जो सेक्शन 8 है वो 6 और 7 का अपवाद है, सीधी बात। जो सेक्शन 8 है वो 6, 7 का अपवाद है। अब इसे अंदर पढ़ते हैं। ये कह रहा है धारा 6 या धारा 7 की कोई भी बात जो हकसुपा वाले केस होते हैं ना, हकसुपा हाँ, कोई भी बात हकसुपा अधिकार को प्रवृत्त कराने के वादों को लागू नहीं होगी, और न किसी वाद अथवा आवेदन के परिसीमा काल की नियोक्ता के अंत से या उससे ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु से 3 वर्ष से अधिक विस्तारित न करने वाली नहीं समझी जाएगी। तो ये कह रहा है कोई हकसुपा वाला केस है तो उस पर ये लिमिटेशन एक्ट नहीं लागू होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो हकसुपा का अधिकार रखता है वो व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है या कोई डिसेबल हो जाता है तो उसके बाद उसे 3 साल का टाइम पीरियड मिलता है। अगर आप
तीन साल के टाइम पीरियड में अगर आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं तो फिर वो इसमें टाइम बढ़ेगा नहीं। ठीक है, आप 3 साल के अंदर पहले से ही दे रखा है तो आप 3 साल के अंदर करिए ना। ठीक है, तो ये हफ्सुपा वाला है, इसमें लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता है, सीधा सा ये है। ठीक है, 1 मिनट। अब आ जाते हैं हम एक बार 8 और देख लेते हैं। तो सेक्शन 1 कहता है विशेष अपवाद। ठीक है, जैसे स्पेशल एक्सपेंशन। तो ये कह रहा है कि जो सेक्शन 6 और 7 है वो क्या है, वो 8 का अपवाद है। ठीक है, और ये कह रहा है जो 6 और 7 की कोई भी बात है, जो सेक्शन 6 और 7 में जो बात दे रखी है वो हकसुपा वाले केसों पर लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हकसुपा का पहले से ही टाइम पीरियड दे रखा है 1 साल का, कि आप 1 साल के अंतर्गत केस फाइल करें। और अगर कोई डिसेबिलिटी वगैरह हो जाती तो फिर 3 साल का टाइम दिया जाता। आप 3 साल में अगर टाइम दे रखा उसमें केस फाइल कर दें। अगर उसमें आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका राइट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, केस फाइल करने का। अब आ जाते हैं सेक्शन 9 कह रहा है समय का निरंतर चलते रहना। सेक्शन 9 समय का निरंतर चलते रहना। तो ये कह रहा है कि एक बार टाइम शुरू हो गया फिर नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है जहाँ की एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाए वहाँ बात संचित करने या आवेदन करने की किसी भी पाक्षिक निरयोग्यता, ठीक है, कोई पीछे की निरयोग्यता या अयोग्यता वह नहीं रुकता। तो उस पर भी वो नहीं रुकेगा। अगर एक बार टाइम चलना शुरू हुआ फिर शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 10 पे। ठीक है, सेक्शन 10 क्या कह रहा है? तो सेक्शन 10 एक सिंपल सी बात कहता है। ठीक है, तो ये कह रहा है सेक्शन 10 न्यासियों तथा उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध बात। तो ये सेक्शन 10 बताता है कि जो ट्रस्टी हैं और उनके एलआर हैं, ठीक है, उनके विरुद्ध कोई बात करना है तो उस पर क्या नहीं होगा, उस पर ये लिमिटेशन एक्ट नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट कितना लंबे 50-50 साल तक के होते हैं। पता नहीं कब किया होगा, किसने किया होगा घोटाला, तो अब उस पर टाइम लिमिट लग जाएगी। और पता चला अभी ट्रस्ट है उसमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, और आज पता चला 10 साल पहले हुआ था घोटाला। तो इस वजह से ट्रस्ट वाले एक्टों पर, जो ट्रस्ट वाले केस हैं उस पर लिमिटेशन एक्ट लगता ही नहीं है। ठीक है, सीधी सिंपल बात। अब आ जाते हैं हम 11 सेक्शन 11 कह रहा है जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविधाओं के आधार पर बात। तो ये सिंपल सी ये बात कहता है कि कोई भी संविदा है वो भारत से बाहर की गई है, पर वो जो संविदा भारत से भले ही बाहर की गई है पर उसमें अगर हमारा कोई पर्सन है उस पर इंक्लूड है, या कोई टेरिटरी है, या यहाँ की कोई यहाँ के लिए की गई है कोई संविदा, तो उस पर क्या होगा, उस पर हमारा लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। ठीक है, अगर हाँ अगर बाहर के ही लोग हैं और बाहर के लिए ही की गई है तो फिर नहीं लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ का कोई पर्सन है या यहाँ के लिए कोई की गई है, ठीक है, भले ही बाहर की गई है, तो फिर हमारा लिमिटेशन एक्ट लगेगा। ठीक है, बस इतना ही पूछता है। अब आ जाते हैं हम पार्ट 3। तो पार्ट 3 बताता है परिसीमा काल की संगणना। तो ये कहता है आप कोई परिसीमा काल है उसकी गणना कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है सेक्शन 12। ये बताता है विधिक कार्रवाइयों में समय का प्रवर्जन। तो ये कह रहा है, हाँ, तो ये बताता है विधिक कार्रवाई में समय का प्रवर्जन। तो ठीक है, हम पहला क्लॉज पढ़ते हैं। तो कह रहा है, तो पहला क्लॉज कह रहा है, 1 मिनट, हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो इसका पहला क्लॉज कहता है किसी बाद अपील या आवेदन। तो ये तीनों पे लग रहा है, सूट पे भी लग रहा है, अपील पे भी लग रहा है, एप्लीकेशन के परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जिससे ऐसा परिसीमा काल की गणना की जानी है। तो ये सिंपल सी बात ये कह रहा है कि उस दिन को एक्सक्लूड कर देंगे जिस दिन से गणना कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आज से गणना कर रहे हैं तो आज का दिन निकाल के कल से करेंगे हम गणना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 2 पर। इसका 11 का 2 कहता है
किसी अपील के लिए अथवा ऐसे आवेदन के लिए, ये कह रहा है किसके लिए, अपील के लिए, आवेदन आवेदन के लिए जो अपील की इजाज़त या पुनरीक्षण के या किसी निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए हो पुनर्विलोकन के लिए हो, परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन जिस दिन प्रतिवादित निर्णय सुनाया गया था तथा उस डिग्री दंडादेश या आदेश की जिसकी अपील की गई है या जिसको पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन से प्रतिलिपि अवतात करने के लिए आप इस समय का उपवर्जन कर दिया जाए। तो कह रहा है कि कोई अपील करनी है या आवेदन करना है या पुनरीक्षण कराना है, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या, इसके लिए तुम एक जो जजमेंट होगा उसकी जो कॉपी तो लोगे ना, तो जो प्रतिलिपि कॉपी लेने में जो टाइम लगा है वो क्या कर दिया जाएगा, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है, वो निकाल दिया जाएगा, ठीक है, जितना टाइम लगा है उतना। तो ये कह रहा है क्लॉज 2। अब आ जाते हैं हम क्लॉज 3 पर। इसको क्लॉज 3 कहता है जहाँ की किसी डिग्री या आदेश का, तो ये कह रहा है कोई डिग्री है या ऑर्डर है, डिग्री या ऑर्डर की अपील की जाती है। अब डिग्री या ऑर्डर की आप क्या कर रहे हैं, आप अपील कर रहे हैं, या उसका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन इसे या जहाँ की किसी डिग्री या आदेश की अपील की इजाज़त के लिए आवेदन किया जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अगर आवेदन किया जाता है, ठीक है, जाता वहाँ उस निर्णय की प्रतिलिपि अपराध करने के लिए अपेक्षित समय को उपवर्जित कर दिया जाएगा। तो यहाँ भी क्या कह रहा है कि जितना टाइम उसकी कॉपी लेने में लगा है उतना टाइम क्या करा जाए, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे। जैसे मान लो कि मुझे कोई अपील करनी थी, ठीक है, तो अपील करने के लिए मैं ऑर्डर की जो डिग्री है उसकी कॉपी भी तो मुझे चाहिए। तो जो कॉपी निकलवाने मुझे नकल में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, वो होगा, तो जो हमें डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने में जो टाइम लगेगा तो वो टाइम क्या करेगा, कोर्ट उसे एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है, वो हमारे लिमिटेशन टाइम में नहीं जोड़ा जाएगा, वो एक्सक्लूड कर देंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे। आगे कह रहा है इसका क्लॉज आ जाते हैं हम 4। तो इसका क्लॉज 4 कह रहा है किसी पंचायत के अपास किए जाने के लिए और कोई अवार्ड है उसे अपास करने के लिए कहीं आवेदन के लिए, अब कोई उसका आवेदन करना है, एप्लीकेशन करनी है, ठीक है, आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में पंचायत की प्रतिलिपि अपराध करने के लिए आपे से समय का उपवर्जन कर दिया जाएगा। तो ये कह रहा है जो अवार्ड की कॉपी लेने के लिए जो टाइम लगेगा उसे भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। बस इतना ये कह रहा है कि ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, पर ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं इसमें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं हम आगे आ जाते हैं हम सेक्शन 13। तो ये 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है उन दशाओं में समय का अपवर्जन जहाँ के अंकेचन के रूप में बाद लाने या अपील करने की इजाज़त के लिए आवेदन किया गया हो। तो ये कह रहा है जहाँ की कोई पुअर व्यक्ति है, पुअर व्यक्ति केस करते हैं तो वो पहले एप्लीकेशन लगाते हैं कि सर मैं फीस नहीं दे सकता, तो इसलिए मुझे सरकारी तरफ से वकील वगैरह मिले, ठीक है, तो उसके लिए इजाज़त लेंगे, इजाज़त के बाद फिर केस फाइल करेंगे। तो उसके लिए बता रहा है कि वो संगणना कैसे की जाएगी। तो ये कह रहा है जहाँ की अंकेजन के रूप में बाद या अपील करने की इजाज़त के लिए आवेदन किया गया हो और वह प्रतिक्षेपित हो गया हो, वहाँ उस बाद अथवा अपील के लिए बाद या अपील के लिए विहित परिसीमा काल की संगणना उतना समय उपवर्जित कर दिया जाएगा जितने समय के दौरान आवेदक इस इजाज़त के लिए अपना आवेदन सद्भावनापूर्वक अभियोजित करता रहा हो तथा ऐसे बाद या अपील के लिए विहित न्यायालय फीस दे दी जाने पर न्यायालय उस वाद या अपील को वही बल और प्रभाव रखने वाली मानकर बरतेगा मानो न्यायालय फीस प्रारंभ में ही दे दी गई हो। तो ये सिंपल सी बात ये कह रहा है कि कोई पुअर ये है जो पुअर व्यक्ति है, अब अंकेचन है, अंकेचन को अब केस फाइल करना है, तो केस फाइल करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पहले अंकेचन के रूप में केस फाइल करने के लिए उन्हें इजाज़त भी तो लेनी पड़ेगी कोर्ट से। तो अब पता चल रहा है उसका केस फाइल करने का टाइम पीरियड शुरू हो रहा है कल से, और अब उसे कल से टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, अब उसे क्या करना है, अंकेचन के लिए केस फाइल करने के लिए इजाज़त भी लेनी है। तो उसने कल एप्लीकेशन लगाई इजाज़त के लिए और पता चला इजाज़त दी कोर्ट ने 1 महीने में, तो अब क्या होगा, तो ये कह रहा है कि वो टाइम जो उसे इजाज़त लेने में जो टाइम लगा हुआ है तो वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसका लिमिटेशन कल से शुरू ना होकर 1 महीने बाद से होगा, ठीक है, जिस दिन उसे इजाज़त मिली है। और जिस दिन इजाज़त मिल जाएगी ना, तो उस दिन ये मान लिया जाएगा कि जिस दिन उसने इजाज़त के लिए जो वो लगाया गया था
जो एप्लीकेशन लगाई गई थी उसी दिन से वो केस फाइल किया गया था। ठीक है, अगर वो फीस जमा कर देता है, बस ये कह रहा है। अब आ जाते हैं आगे, समझ आया? एक बार और बताती हूँ। कोई अंकेचन के रूप में कोई केस फाइल करना है, ठीक है, ए है जो अंकेचन है। अब अंकेचन के लिए उसे केस फाइल करना है। अब हुआ क्या, उसे केस फाइल करना था, कल से उसका टाइम लिमिटेशन टाइम केस का रन कर रहा है। अब क्या हुआ, उसने कल लगाई अंकेचन के लिए। अंकेचन के लिए उसने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में कि सर मेरे पास पैसे नहीं, मैं पुअर हूँ और मैं अंकेचन के लिए एप्लीकेशन लगा रहा हूँ। अब एप्लीकेशन पे उसे परमिशन मिली है 1 मंथ बाद। तो अब क्या होगा, तो ये कह रहा है जब न्यायालय उसे इजाज़त दे देगा ना, तो उस दिन से उसका टाइम पीरियड शुरू होगा। ठीक है, और उस दिन से टाइम पीरियड माना जाएगा। अगर वो फीस देता है तो ये माना जाएगा कि उसने जिस दिन एप्लीकेशन लगाई थी उस दिन से ही उसका केस फाइल हो गया था। ठीक है, बस इतना है इसमें। अब आ जाते हैं हम आगे। अब ये कहता है 14 कह रहा है, 14 कह रहा है बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई में लगे समय का प्रबंधन। तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति है जो सद्भावना पूर्वक किसी दूसरे कोर्ट में चला जाता है, गलत कोर्ट में, तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, तो ये कह रहा है बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई में लगे समय का एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, एक मिनट। अब उसे पता तो था नहीं ना, अब उस बोनाफाइडली गया था। ठीक है, अब उसे पता चला नहीं नहीं ये तो गलत कोर्ट है और उसका लिमिटेशन टाइम ख़त्म हो गया, तब क्या माना जाएगा, तब वो टाइम क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बस ये इतना कह रहा है कोर्ट। ठीक है, अब इसे अंदर पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, फ्री में आगे चलते हैं। आगे सेक्शन पूछता है, एक मिनट।